हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे ऑल न्यू MG ZS EV का ड्राइव रिव्यू। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को बेटर क्लैरिटी आ पाए अबाउट ऑल न्यू MG ZS EV। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो वेरिएंट मैं यहाँ पर चला रहा हूँ वो है MG ZS EV का एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट, जिसके अंदर आपको ADAS फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये वेरिएंट ऑलमोस्ट आपको दिल्ली के अंदर कॉस्ट करता है 27 लाख रुपए का। और अब इसके अंदर ADAS लेवल 2 फीचर्स आ गए हैं, जिसके अंदर आपको 17+ ADAS फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो इस कार के अंदर आपको 50.3 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो मिल जाता है, जो आपको 461 किलोमीटर की जो रेंज है वो देता है इन अ सिंगल चार्ज। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील की। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको लेदर रैप मिलता है, साथ ही डी-कट स्टाइल के अंदर है और अच्छी खासी जो ग्रिपिंग है वो यहाँ पर दे देता है। साथ ही जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको जो टिल्ट वाली एडजस्टमेंट है उसके साथ में मिलता है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिया गया है। सो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको समझ आ रहा है आप उसके हिसाब से एज पर योर कन्वीनियंस आप इसका स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है इसके हैंडलिंग की। देखिए, अब ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, काफ़ी अच्छी आपको हैंडलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके अंदर आपको जब आप पहली बार चलाओगे इसको, इस इलेक्ट्रिक कार को, तो आपको एज कम्पेयर टू द पेट्रोल वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट आपको लगेगा। ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा लाइट है। आप चाहो तो इसको सिर्फ अपने एक फिंगर या 2 फिंगर से चला सकते हो, इतना ज़्यादा लाइट है। कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर ना 3 मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड। तो जैसे ही आप इसके मोड्स को चेंज करेंगे ना, उस हिसाब से इसकी जो हैंडलिंग है ना स्टीयरिंग व्हील की, वो भी चेंज हो जाती है, जो कि आपको एक बेटर हैंडलिंग दे पाती है अकॉर्डिंग टू दी मोड्स। तो जैसे ही आप इसको स्पोर्ट मोड पर डाल देंगे तो थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, जो कि आपको बेटर हैंडलिंग दे पाता है हाई स्पीड्स के ऊपर। सीटिंग कंफर्ट, अब सीटिंग कंफर्ट के अंदर आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर सीट्स ऑफर की जाती है ना, वो आइवरी और ब्लैक कलर के अंदर ऑफर की जा रही हैं। और जो कंफर्ट है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर सीट्स का मिल जाता है। और जो सीट्स है वो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में ऑफर की जाती हैं। और सीट्स के अंदर ना आपको कंफर्ट अच्छी तरीके से मिल पाएगा। और जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में ऑफर की जाती है। तो आप इसको अपने हिसाब से विद द हेल्प ऑफ बटन्स आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो को ड्राइवर वाली सीट है वो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में ऑफर की जाती है, तो आप उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें व्यूइंग एंगल की, तो व्यूइंग एंगल जो फ्रंट ग्लास है, विंडशील्ड है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा ग्लास यहाँ पर ऑफर किया जाता है। साथ ही जो इसके ये ए पिलर है वो उतने भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आती है या फिर को ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। जो विंडशील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही अगर हम बात करें इसके IRVM की, तो IRVM आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ऑफर किया गया है। एक डिसेंट जो साइज़ है उसके साथ में मिल रहा है, जिस वजह से इसके अंदर आपको जो पीछे का ग्लास है विंडशील्ड रियर वाला, वो आपको पूरी तरीके से नज़र आ पाता है। तो कोई भी ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पर नहीं महसूस होगा। साथ ही ये जो है आपका IRVM वो आपको डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में ऑफर किया जाता है। एंड अगर आप ORVM देखेंगे तो वो आपको ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, डिसेंट स्पेस के साथ में आपको मिल जाते हैं। साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको दूर तक का जो व्यू है वो इजीली नज़र आ पाएगा। साथ ही इनके ऊपर आपको जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो भी नज़र आते रहेंगे। जैसे अभी आप देखो जो लाइट है वो यहाँ पर ग्लो हो गई है, क्योंकि पीछे से कोई कार आ रही है ऑन गोइंग। सो कोई भी अगर ऑन गोइंग ट्रैफिक आएगा तो उस हिसाब से जो इसकी लाइट्स है वो यहाँ पर ग्लो होती रहती है। तो ये ADAS का फीचर है बेसिकली, जो आपको यहाँ पर ZS EV के साथ में मिल जाता है। तो बेसिकली मैं इसको ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुका हूँ। तो ये दोनों ही तरफ, यहाँ पर भी और इस तरफ, दोनों तरफ आपको मिल जाता है। और ये मैं ट्रस्ट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है नाइट में भी और डे में भी। क्योंकि जैसे ही आप राइट या लेफ़्ट लेते हैं या आपके आसपास जो भी व्हीकल आ रहे हैं और आपका ध्यान नहीं भी है ना, तो ये जो लाइट्स है ना, ये आपका जो ध्यान है वो उस तरफ डाइवर्ट ज़रूर कर देती है कि भाई पीछे से जो ट्रैफिक है वो आ रहा है, आप ध्यान दे दीजिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसके ORVMs के ऊपर ADAS फीचर के अंदर। अगर आप बात करें हम इसके अर्गोनॉमिक्स की,
तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो नीटली प्लेस किया गया है हर एक चीज़। जो टच स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर फ्लोटिंग टाइप नहीं मिलती। और सीरियसली मैं एक चीज़ बताऊँ ना, तो मैं बिल्कुल भी जो फ्लोटिंग टच स्क्रीन है ना उसका बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि जो फ्लोटिंग टच स्क्रीन होती है ना वो यहाँ तक निकली हुई होती है, और मेरे हिसाब से ना वो कहीं ना कहीं जो विज़न है ना सामने का वो थोड़ा सा कम कर देती है। और ये चीज़ मैंने मारुति की कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी है। इतनी ज़्यादा उठाकर वो स्क्रीन बना देते हैं कि थोड़ा सा जो विज़न है ना वो बिल्कुल वहाँ पर थोड़ा बहुत तो कुछ परसेंटेज ना कम हो ही जाता है। तो बेसिकली मुझे इस टाइप की जो टच स्क्रीन्स है ना जो कि यहाँ पर प्लेस है, जैसे कि हमने अभी उसके अंदर देख रहे हैं Volkswagen वर्टिस के अंदर, तो कितनी ज़्यादा नीटली प्लेस है। तो यहीं पर जो स्क्रीन है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। 10 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर ऑफर किया गया है, और यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर जो है PM 2.5 फिल्टर वो भी अवेलेबल मिल जाता है। और इसका UI जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिया गया है। साथ ही आपको इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहाँ पर ना आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। अब जैसे कि काफ़ी लोगों को ना प्रॉब्लम आती है हेक्टर के और हेक्टर प्लस के AC के लिए, जैसे वो आते हैं और उसके बाद ऑन करने के लिए पुरानी वाली जनरेशन के अंदर थी प्रॉब्लम, बट जैसे ही अब फेसलिफ्ट आया उसका तो उसके अंदर यहाँ पर एक बटन दे दिया गया है जिससे आप डायरेक्टली AC को ऑन कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, हैप्टिक टच बटन्स मिल जाते हैं और फिजिकल बटन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको AC चलाना है तो आप सीधा ईजिली यहाँ से चला सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट जो विंडशील्ड का अगर आपको चलाना है तो वो भी आप यहाँ से चला सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, सारी चीज़ आप यहाँ से ईजिली कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गया ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। काफ़ी जगह पर आपको ग्लॉस फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, क्लस्टरोमीटर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। तो हर एक चीज़ आपको ना रीच के अंदर मिल जाती है। साथ ही जो लॉक अनलॉक का बटन है वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, और पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पर है। तो अर्गोनॉमिक्स के मामले में कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। हर एक चीज़ जो है वो ड्राइवर के हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो टच स्क्रीन है ना वो थोड़ा सा ना टिल्ट होके इधर के साइड पर ड्राइवर साइड पर थोड़ी सी शिफ्ट की गई है इसका व्यूइंग एंगल, जिससे कि ड्राइवर को ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब आता है इसके मोड्स की, तो आपको यहाँ पर 3 मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो अभी मैं इसको इको मोड के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ, और इको मोड के ऊपर ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इको मोड पे भी अच्छा खासा जो थ्रॉटल है ना वो देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इसको नॉर्मल मोड पर शिफ्ट कर दूँ तो नॉर्मल मोड पे और ज़्यादा जो आपको टॉर्क है, पावर है, वो यहाँ पर मिल जाती है। और अगर मैं इसको स्पोर्ट मोड के ऊपर कर दूँ तो हल्का सा पेडल प्रेस करते ही एकदम गोली की तरह से जो कार है वो आगे की तरफ जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सिटी में तो बिल्कुल भी आप स्पोर्ट मोड बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो बूस्ट है ना वो आपको यहाँ पर मिलता है। 176 PS की पावर ये जनरेट करती है, और 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये जनरेट कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखिए अभी मैंने इसको स्पोर्ट मोड पर जैसे चलाते हैं ना तो जो ड्राइवर है ना वो फुली स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील भी ना उसी हिसाब से परफॉर्म करता है और कार एकदम शू करके आगे की तरफ जाती है। तो अगर आप स्पोर्ट मोड पर इसको बिल्कुल भी ट्राई कर रहे हैं ना पहली बार, तो बिल्कुल आप स्किल्ड होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम जूम करके आगे जाती है। तो आपको उस हिसाब से इसको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ग्रैब करके रखना पड़ेगा। अब बात आती है NVH लेवल्स की। देखिए मैंने इससे पहले भी जो एक वीडियो अपलोड की थी ना उसके अंदर बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक कार है ना, जब आप पहली बार इसको ड्राइव करेंगे तो आपको एक चीज़ महसूस होने वाली है कि जो आपकी पेट्रोल कार आवाज़ करती है ना, जो NVH लेवल्स की अगर हम बात कर लें या थोड़ी बहुत भी इंजन नॉइज़ की बात कर लें, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको आवाज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, क्योंकि ये मोटर ड्रिवन है, यहाँ पर मोटर है और बैटरी है। तो यहाँ पर इंजन नॉइज़ तो आती ही नहीं है, क्योंकि इंजन यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर ना आपको कैबिन के अंदर बिल्कुल साइलेंट फील होने वाला है, किसी भी तरीके की आवाज़ आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। सो बिल्कुल ब्लैंक आपको यहाँ पर
रहेगा, आपका कैबिन बिल्कुल साइलेंट रहने वाला है, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आप इसको 80 से ऊपर जैसे ही लेकर जाएंगे ना, तो वहाँ पर बिल्कुल हल्की जो नॉइज़ है, बिल्कुल हल्की, मैं बिल्कुल हल्की नॉइज़ की बात कर रहा हूँ, वो आपको नॉइज़ नहीं कह सकते, सिर्फ जो मोटर की आवाज़ है ना वो सिर्फ आपको यहाँ पर सुनाई देने वाली है। नॉइज़ किसी भी तरीके की आपको यहाँ पर सुनाई नहीं देगी। तो एनवीएच लेवल्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, किसी भी तरीके की नॉइज़ आपको कैबिन के अंदर फील नहीं होते, बिल्कुल साइलेंट आपको यहाँ पर जो साउंड है ना वो रहने वाली है, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं मिलेगी। अब बात आती है इसके सस्पेंशन की। देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और मैंने जो अभी तक देखा है इसके सस्पेंशन, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून किए गए हैं। ना ही वो सॉफ्टर साइड है ना ही हार्डर साइड है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्यून किए गए हैं। जितने भी जर्क्स वगैरह है ना वो इसके सस्पेंशन ईजिली हैंडल कर लेते हैं। वो कैबिन तक तो आपको उतने ज़्यादा फील नहीं होने वाले हैं। तो उस हिसाब अगर बात करें उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी तरीके से सस्पेंशन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और किसी भी तरीके का जर्क आपको यहाँ पर नहीं महसूस होगा। इवन मैंने इससे जो लाइट ऑफ रोडिंग है ना, लाइट ऑफ रोडिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि ख़राब सड़कों की, वो मैंने इससे किया और थोड़ी सी हाई स्पीड में भी की है। तो वहाँ पर भी ना आपको किसी भी तरीके की इससे प्रॉब्लम, चाहे ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड हो चाहे इसके सस्पेंशन से रिलेटेड हो, वो आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपको इसके अंदर अडास फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो यहाँ पर आपको 17+ अडास फीचर्स मिल जाते हैं और अडास फीचर्स ना एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई ना तो आप अडास फीचर्स को नहीं यूज़ कर सकते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ की हुई है एमजी ने, ये सेफ्टी फीचर है। साथ ही अब आप देख सकते हो मैं 47 की जो स्पीड है उस पर इसको ड्राइव कर रहा हूँ और एक बार मैं ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा सा हाई कर दूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाए। और अगर अब आप देखेंगे ना, मैं यहाँ पर अडास फीचर इसके एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो 1-2 अडास फीचर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ नीचे की साइड में एक लीवर दिया गया है जिससे आप अडास फीचर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ से हम इसके लाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं उसके नीचे एक और लीवर आपको मिल जाता है जिससे आप इसके अडास फीचर्स को ऑन एंड ऑफ कर पाएंगे। अब मैंने जो इसका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो यहाँ पर लगा दिया और 47 की जो स्पीड है उस पर मैंने अडास फीचर को एक्टिवेट किया है और मैं जो स्पीड है अब उसको और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। 80 की स्पीड पर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसी कोई भी कार आगे की साइड आएगी स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेगी और मैं स्पीड बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आगे वाली व्हीकल को देखते हुए स्पीड अपनी मेंटेन करेगी। जितने डिस्टेंस पर मैंने अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगाया था उसी स्पीड को मेंटेन रखते हुए ये जो इसका अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो यहाँ पर इस टाइम एक्टिवेट है और आगे इस टाइम क्रेटा चल रही है और क्रेटा के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये यहाँ पर अपनी स्पीड को मेंटेन कर रही है। तो अभी मैंने 80 का क्रूज़ कंट्रोल लगाया था बट स्टिल जो स्पीड है वो 64-63 चल रही है क्योंकि आगे व्हीकल चल रहा है, तो उतने डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इतनी स्पीड मेंटेन कर रही है। जैसे ही क्रेटा और आगे चली जाएगी, यानी कि मेरे डिस्टेंस जो है क्रेटा से इन बिटवीन कोई और कार नहीं आई और क्रेटा आगे चली गई तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट अगर कोई और कार आ गई तो इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर एक्सल 6 आ गई तो मेरी स्पीड 45 के आसपास हो चुकी है। तो इस तरीके से अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल काम करता है और हाईवे के ऊपर क्या ये आपको सिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर आपको ट्रैफिक जैम असिस्ट भी मिल जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए अब यहाँ पर ट्रैफिक हो गया तो जो ये अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगाया हुआ है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा, स्पीड को गेन करेगा, ब्रेकिंग अप्लाई करेगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा फीचर आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। साथ ही अभी मैंने अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगाया भी हुआ है और अगर मैं स्पीड को रिगेन कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली जो ब्रेकिंग है वो यहाँ पर लगानी शुरू कर दी कार ने। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ऑटोनॉमस इमरजेंसी जो ब्रेकिंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, वो भी अप्लाई करता है। साथ ही कोई पेडेस्ट्रियन आ जाए, यानी कि राह चलता हो कोई भी आदमी आ जाए तो भी ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी, वो भी आपको फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये ड्राइव रिव्यू है इसलिए मैं इसके अंदर आपको सिर्फ एक
छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। अगर आपको इसके ADAS लेवल 2 के बारे में सारे ही फीचर्स जानने हैं, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं विद वर्किंग, लाइव वर्किंग, तो ऑलरेडी जो वीडियो वो चैनल के ऊपर अपलोडेड है। मैंने एस्टर जब आई थी मेरे पास फ्लीट व्हीकल, तो उसके ऊपर मैंने सारे ही 17 फीचर्स एक्सप्लेन किए थे विद लाइव वर्किंग। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल के ऊपर, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हैं ADAS फीचर्स टेस्टेड ऑफ MG एस्टर, आपको वीडियोज़ वहाँ पर नज़र आ जाएंगी। साथ ही दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और जैसे कि साथ ही दोस्तों एक चीज़ के बारे में और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 700 किलोमीटर्स में ऑलमोस्ट इसको ड्राइव कर चुका हूँ, और मेरे पास एक पेट्रोल कार है होंडा सिटी, और उसको मैं चलाता हूँ। और इसको जब मैंने चलाया, मेरे पास ये ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन हो गए हैं, और जो मैंने डिफरेंस देखा है ना कॉस्ट के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं इसको इतने ज़्यादा किलोमीटर चला चुका हूँ, और अगर मैं इतने किलोमीटर चलाता अपनी कार को, तो ऑलमोस्ट मुझे 700 किलोमीटर के अंदर कम से कम नहीं तो मुझे 5,500 रुपये का फ्यूल चाहिए ही चाहिए। और अभी तक मैंने इस कार को जो चार्ज करने में जो कॉस्ट दी है, कुछ मैंने देखिए घर पर भी चार्ज किया है इसको, और बाहर भी मैंने DC फास्ट चार्जर पे भी इसको चार्ज किया है। तो बाहर मैंने ऑलमोस्ट 700-800 रुपये दे दिए हैं, और जो अंदर मैंने जो घर के अंदर इन हाउस चार्ज किया है इसको, जो इसके पोर्टेबल चार्जर आता है, तो उससे ही मैंने चार्ज किया है। तो अगर मैं ओवरऑल लगा लूँ ना, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लगी होगी, तो 1200-1500 रुपये के आसपास टोटल जो कॉस्ट है ना, उसमें ये 700 रुपये के 700 किलोमीटर चल चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट सेविंग है। कहाँ 5,500-6 हज़ार फ्यूल पेट्रोल पे आप खर्च करेंगे, और कहाँ आपने 1500 रुपये के अंदर इतने किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देखिए DC जो फास्ट चार्जर होता है ना, उसके अंदर आपको थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि वो जल्दी चार्ज करता है। बट अगर आप इसको घर पर चार्ज करेंगे या AC फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे, तो आपकी कॉस्ट कम आती है एज़ कम्पेयर टू दी DC फास्ट चार्जर्स। तो देखिए पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार का जो अगर आप पर किलोमीटर प्राइस देखेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा कम आता है। मेरे हिसाब से ये जो कॉस्ट है ना, वो 1-1.5 रुपये या 2 रुपये के आसपास आपको पड़ सकती है अगर आप DC फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। बट वहीं जो पेट्रोल की कॉस्ट है, 100 रुपये में 10 किलोमीटर चलती है अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक ड्राइव रिव्यू ऑफ ऑल न्यू MG ZS EV। और आप क्या सोचते हैं इस कार के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप एक कार देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार टू ओन, तो दिस इज़ द व्हीकल जो कि आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।